हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो है ब्रिटिश के द्वारा इंडिया को रूल करने के लिए लाया गया एक इम्पॉर्टेंट लॉ था, जो बेसिकली इसका एम ये था कि जो इंडियन को है ज़्यादा पावर दें और जो ब्रिटिश कंट्रोल को है उसका पावर कम करें। इसके साथ ही ये जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस करता है फेडरल सिस्टम को, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देता है, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन में जो है पीपल के पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मेजर स्टेप था टुवर्ड्स इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंस। अब बैकग्राउंड की बात करते हैं। इसमें क्या है कि जो इंडिया में जो ग्रेटर ऑटोनॉमी को लेकर के डिमांड बढ़ रहा था और बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे थे, इस वजह से वो इन्फ्लुएंस कर रहा था कि अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाना चाहिए। इसके साथ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 में आया था। उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि प्रोविंसेस में जो है डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत जो है इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स को जो थे कुछ सर्टेन एरिया, पर्टिकुलर एरिया जो कि वीक एरियाज थे जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे जो है कंट्रोल दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो था सेल्फ गवर्नमेंट का जो डिमांड था पूरी तरह से वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसके पीछे की एक वजह ये भी थी। फिर आता है साइमन कमीशन 1927 में। तो ये इसलिए लाया जाता है ताकि जो 1919 में जो रिफॉर्म्स थे उसको रिव्यू करने के लिए ये लाया जाता है। लेकिन जब साइमन कमीशन इंडिया आता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस कमीशन में जो है कोई भी इंडियंस नहीं होता है, तो इंडियंस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। साइमन कमीशन जो है वो 1930 में अपना रिपोर्ट देता है और ये सजेस्ट करता है कि जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है उसकी ज़रूरत है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ये जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये मीटिंग लंदन में होती है और इस मीटिंग में जो है पार्ट लेने जाते हैं इंडियन लीडर्स, जैसे कि पार्टी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया या मुस्लिम लीग हो गया, इन सब से जो है लीडर्स जाते हैं और प्रिंसेस वगैरह भी जाते हैं। तो इसमें इस कॉन्फ्रेंस में यही ब्रिटिशर्स को दिखता है कि इन लोगों में यूनिटी नहीं है, इन लोगों का जो है डिफरेंट एम है। तो उन लोगों को लगता है कि अब जो है ब्रॉडर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसके बाद आता है कम्युनल अवार्ड 1932। इसमें क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे, पहले मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए थी, अब उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसको रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए भी प्रपोज किया जाता है। इसमें वुमेन, लेबर क्लास, ये सब के लिए भी ऐसा प्रपोज किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडस्केप है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाया जाता है। अब इसके की प्रोविजंस की बात देखें तो आता है ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन में ये होता है कि ये एक्ट जो है प्रपोज करता है एक फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक होगा ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरा होगा प्रिंसली स्टेट। अब जो प्रोविंसेस है उसके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, वो है कि वो कंपलसरी है कि मेंबर्स जो है प्रोविंसेस जो है वो प्रोविंसेस के जो मेंबर होंगे उनको ज्वाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर को। जबकि प्रिंसली स्टेट्स के पास क्या है कि वो वॉलंटियरली ज्वाइन कर, उसके उनके मन में होगा वो ज्वाइन करेंगे, मन नहीं होगा नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इस वजह से क्या था कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं ज्वाइन करने से फेडरेशन, और इसीलिए फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं है। दूसरा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो जो प्रोविंसेस में डायरकी थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है और प्रोविंसेस को जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में भी ऑटोनॉमी मिलती है। और जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए जो है इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर जो है अब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन गवर्नर्स जो हैं, गवर्नर्स ये जो है अभी भी इनके पास स्पेशल पावर है और इमरजेंसी के दौरान जो है ये इसमें इंटरवेन कर सकते हैं।
तो हम कह सकते हैं रियल पावर अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो कुछ प्रोविंसेस थे जैसे कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये सारे जो थे इन सब में जो है बाय कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। मतलब कि हर एक प्रोविंसेस में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी लॉ मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखते हैं कि पावर का डिवीजन कैसे किया गया। पावर का डिवीजन कैसे किया गया, इसको तीन पार्ट में, तीन लिस्ट में बांटा गया। पहला आता है फेडरल लिस्ट। ये जो पावर्स थे वो डिवाइड किया गया किसके किसके बीच, तो सेंटर्स के बीच और प्रोविंसेस के बीच। तो पहला आता है फेडरल लिस्ट जिसमें कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। प्रोविंशियल लिस्ट में जो था वो था पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। कंकरेंट लिस्ट की बात करें जिस पे दोनों लॉ बना सकते थे वो था क्रिमिनल लॉ, मैरिज, डिवोर्स और अदर्स। और जो रेसिड्यूरी पावर बचा वो चला गया गवर्नर जनरल के पीछे, गवर्नर जनरल के पास चला गया, जो इंश्योर करता था कि ब्रिटिश कंट्रोल इस पे आराम से अपना पावर यूज़ कर सकते थे। एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी, वोटिंग राइट्स जो था उसको बढ़ाया गया, लगभग 30 मिलियन पीपल्स को इसमें और ऐड किया गया और अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन बोल सकते हैं को इंक्लूड किया गया। ये जो वोटिंग राइट्स दी गई उसका बेस जो था, मतलब उसको इस वजह से दिया गया बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, इनकम, एजुकेशन एंड टैक्स पेमेंट। इसके बेस्ड पे वोटिंग राइट्स लोगों को दी गई। फेडरल कोर्ट की बात करें तो एक फेडरल कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया 1937 में, इसलिए ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके और साथ ही जो सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में डिस्प्यूट्स हो रही थी उसको भी सॉल्व कर सके। तो इसके बावजूद क्या था, जो प्रिवी काउंसिल था ब्रिटेन में वो अभी भी जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये सिस्टम जो है सेपरेट, ये द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो था वो अभी भी कंटिन्यू था और ये और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा था, जिसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, वुमेन और लेबर ग्रुप्स, इन लोगों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए सिस्टम बनाया गया, इन लोगों को भी इसमें ऐड किया गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि इंडियन पॉलिटिक्स में जो है कम्युनल डिवीजन जो है और ज़्यादा मजबूत हो गया। रिटेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बावजूद जो था गवर्नर जनरल और गवर्नर्स जो थे के पास जो है वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स थी, स्पेशली उन सब्जेक्टों पे जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी। इस केस में गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के पास स्पेशल पावर्स थे। साथ ही ये एक्ट जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सबको एस्टेब्लिश करता है, किस लिए, तो सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट को रेगुलेट करने के लिए। इसके साथ ही अबॉलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। द काउंसिल ऑफ इंडिया जो था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा सेट किया गया था, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसके प्लेस पे क्या है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए एडवाइज़र को अपॉइंट किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोविज़न फॉर जॉइंट सिटिंग। ये एक्ट जो है अलाउ करता है जॉइंट सिटिंग को। तो ये जो दो हाउसेस थे, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ द लेजिस्लेचर, उसको जो है उसको जॉइंट सिटिंग के लिए अलाउ करता है, किस लिए, तो जो इन दोनों के बीच जो डेडलॉक होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए।
अब इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। एक तो फेडरल सिस्टम का ये बेस बनता है, ये इंट्रोड्यूस करता है कि कैसे पावर्स को सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में डिवाइड करें, जो कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का एक फाउंडेशन हम कह सकते हैं, जो बाद में बना। प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट, डायरकी को रिमूव किया गया प्रोविंसेस से, और इंडियन मिनिस्टर्स को जो है रियल पावर्स मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे सेल्फ रूल जो है वो इंक्रीज होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी इंडियन मिनिस्टर्स को मिलता है। साथ ही वाइडर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो देखते हैं कि 10% ऑफ जो पॉपुलेशन था उसको वोटिंग राइट को एक्सपेंड किया जाता है, अराउंड 30 मिलियन पीपल्स। तो हम देखते हैं कि ज़्यादा लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है इससे। और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक तरह से मॉडल का काम भी करता है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जैसे कि हो गया पावर डिवीजन, बायकैमरल लेजिस्लेचर और द फेडरल कोर्ट जो था बाद में चल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया जाता है। ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो ये जो एक्ट था वो इनकरेज क्या करता है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी को, और हेल्प करता है इंडियन लीडर्स को कि उनको प्रिपेयर करने के लिए, जो बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया को गवर्न करने के लिए प्रिपेयर करता है एक तरह से, उसके लिए उसमें ये मददगार साबित होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कंक्लूजन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है एक तरह से मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था जो कि ब्रिटिशर ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। वैसे देखा जाए तो रियल पावर जो है अभी भी ब्रिटिश अथॉरिटी के पास ही है, लेकिन इसके साथ क्या है कि एक्ट जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, साथ ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मजबूत करता है और फेडरल प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करता है। गवर्नेंस में जो है ये एक्ट जो है एक तरह से इंडियन लीडर्स को या मिनिस्टर्स को जो है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। साथ ही ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन भी होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसमें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में और इंडिया के इंडिपेंडेंस में एक तरह से एक डिफरेंट वे प्रोवाइड करता है। इसमें इतना ही, धन्यवाद।